हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ए ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी है उन्हें खेलने का मौका मिले, सी है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, और डी है कड़ा अनुशासन हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए हम उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना उचित समझेंगे, क्योंकि जहाँ उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, वहाँ पे उस वातावरण में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है किसका? ए ऑप्शन है वाचिक अधिगम का, बी है प्रेक्षण अधिगम का, सी है कौशल अधिगम का, और डी है अधिगम अंतरण का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण जो होता है वो प्रेक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डॉट दिया है चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है ए सघन अभ्यास कार्य होना, बी है समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सी है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, डी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद उसका जो है समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। इससे विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का जो है पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये जो दिया है कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये तो गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स। सघन अभ्यास कार्य सिर्फ अभ्यास कार्य होना ही जरूरी नहीं है, और शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना ये भी जो है उचित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, इंगित मतलब इशारा करता है। ए ऑप्शन है वह बच्चे का शुभचिंतक है, बी है उसमें ज्ञान की कमी है, सी है वह कुंठित है, और डी है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। बच्चों की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा जो है क्रोध प्रकट करना, ये जो है अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है ए, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, बी है यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, सी है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट दिया है की ओर संकेत करती हैं, यानी किसकी ओर संकेत करती हैं?
तो इसका ऑप्शन है ए है वे कैसे सीखते हैं, बी है शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो जो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किस ओर संकेत करती हैं, तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां जो हैं उसके कार्य प्रणाली को बताती हैं कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार से कर रहा है, और उसने अगर कार्य किया है तो उसके लिए किस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया। ठीक है, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं होना चाहिए, यांत्रिक अभ्यास सिर्फ अभ्यास ही ज़रूरी नहीं है, सीखने की अनुपस्थिति, अगर अनुपस्थिति रहेगी तो त्रुटियां जो है होंगी ही नहीं। तो फिर जो है इसका सही आंसर वही है ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जो खाली स्थान दिया है से ग्रस्त है, वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन है ए शब्द जम्बलिंग विकार, बी है डिसलेक्सिमिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है डिस्मोरफीमिया। तो एक बच्चा जो है मतलब किससे ग्रसित है, वो उसको जो है कौन सा विकार है, क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है शब्द जम्बलिंग विकार होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है अक्षर को पहचान नहीं पा रहा है, तो ये एक प्रकार का विकार है जिसे शब्द जम्बलिंग कहा जाता है। डिसलेक्सिया तो पठन विकार हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं। ए ऑप्शन है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बी है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, सी है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, डी है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चों के जो है सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तभी हो सकती है कि जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ उसमें जो है जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसको सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। ए ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी है धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, डी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो कोहलबर्ग से जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, हर बार सीटेट के पेपर में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, उन्हें जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ठीक है, कठोर निर्देश देना तो ये एक तरह से निगेटिव टैग वर्ड भी हो जाता है, तो ये नहीं होगा। धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा के महत्व को महत्व देकर बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है, हम नहीं कर सकते हैं। और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो ये भी गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। ए ऑप्शन है सप्ताह में एक बार होना चाहिए, बी ऑप्शन है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, सी अलग से संचालित करना चाहिए, और डी है अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो फ्रेंड ये सब गतिविधियां जो हैं सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, ये सब तो जो है गलत आंसर है। अलग से संचालित ये हो ही नहीं सकता है। अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए, इसके लिए अतिरिक्त समय कहाँ से निकाला जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल का, ए है चढ़ना, बी है फुदकना, सी है दौड़ना, डी लिखना। तो फ्रेंड सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर है डी लिखना।
लिखना जो है एक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है और सूक्ष्मगति कौशल का उदाहरण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन है ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, और डी है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे जो है खुद परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी आप खुद उसे परामर्श देंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप स्वयं उसे परामर्श देंगे। ठीक है, उसे उसके भाग्य पे छोड़ देंगे ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना फ्रेंड्स। और अभिभावक से शिकायत करना ये भी है, अगर शिकायत आप करने जाएंगे तो फिर विद्यालय जाने का क्या मतलब है बच्चे का। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि कक्षा 4 का एक बच्चा है और स्कूल में जो है आपके विद्यालय में ऐसा कर रहा है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे स्वयं परामर्श दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। ए ऑप्शन है 120, बी है 100, सी है 22 और डी है 83। तो फ्रेंड आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, बताते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे मानसिक आयु हो जाएगा, और बटे जो है इसका जो है वास्तविक आयु हो जाएगा। तो उसमें जो है आप जो है 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से जो है इसका हो जाएगा, बताते हैं अभी, इस तरह से हो जाएगा कि ये इसकी मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु है इसकी यानी शारीरिक आयु है 10, तो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 120। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसका बुद्धि लब्धांक यानी IQ उसकी हो जाएगी 120। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समेकित शिक्षा इंगित करती है, ए है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, बी है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सी है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, डी है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका जो है समेकित शिक्षा जो है सामान्य बच्चों भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए, इसका है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप जो है अलग स्कूलों की व्यवस्था करेंगे तो ये समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, और जो है इसलिए सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण ये तो अलग ही हो जा रहा है, तो इसलिए जो है समेकित शिक्षा जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।